गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका के संबंध में है। यह टॉपिक जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी की गई थी। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता, धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात हम सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय संबंधी भूमिका की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र में निर्णय एवं सहभागिता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा शैक्षिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता की जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय में, प्रशासनिक योजना एवं निर्णय में स्त्रियों की सहभागिता की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ हमने आर्थिक योजना एवं निर्णय में तथा राजनैतिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता की स्थिति की जानकारी हमने प्राप्त की थी। और इसके अलावा हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय एवं योजना के संबंध में मुख्य भूमिका की जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय संबंधी योजना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धार्मिक क्रियाकलापों पर अगर विचार किया जाए, धार्मिक क्रियाकलापों पर अगर विचार किया जाए तो इनमें विविध योजना एवं निर्णय में स्त्रियों की जो सहभागिता रही है वह नगण्य ही रही है। आज भी समाज में संपन्न होने वाले धार्मिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों के अंतर्गत पुरुष वर्ग की भूमिका को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। स्त्रियों की भूमिका केवल पुरुषों के सहयोगी के रूप में ही प्रदर्शित की जाती है। धार्मिक क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष की सहभागिता को प्रस्तुत तो जरूर किया जाता है, परंतु इसमें जो प्रधानता रहती है वह पुरुष वर्ग की ही रहती है। तो धार्मिक क्षेत्र संबंधी विविध योजना एवं निर्णय में स्त्रियों की सहभागिता की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। जैसे कि नंबर 1, धार्मिक क्षेत्र में पुरुष वर्ग की प्रधानता को स्वीकार करते हुए स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया है और पति को परमेश्वर का रूप बताया गया है और स्त्री को केवल मात्र उसकी सेविका के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है, परंतु उनमें पुरुष वर्ग की प्रधानता का समावेश रहता है। तो धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत पुरुष वर्ग की प्रधानता को ही स्वीकार किया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियाकलापों में पुरुष की भूमिका ही महत्वपूर्ण रखी गई है और पति को परमेश्वर का रूप मानकर पत्नी को उसकी सेविका के रूप में ही दर्शाया जाता है। और इस स्थिति में सहभागिता
एवं निर्णय के जो अधिकार हैं वह स्वाभाविक रूप से पुरुष वर्ग के हाथों में ही होते हैं और इस स्थिति में सहभागिता एवं निर्णय का जो अधिकार है वो पुरुष वर्ग अपने हाथ में ही रखता है और इस प्रकार नारी की भूमिका है वह नगण्य हो जाती है। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में निर्णय एवं सहभागिता की जो स्थिति है महिलाओं की निम्न स्तर की है और पुरुष को ही इसमें महत्व प्रदान किया गया है। नारी को केवल पुरुष वर्ग की सेविका और अर्धांगिनी मानकर उसके सहयोगी के रूप में ही उसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 2 पर है कि धार्मिक क्षेत्र में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की स्थिति स्पष्ट की तो जाती है, परंतु यह व्यवहार में दृष्टिगोचर नहीं होती है कि जैसे कि वैदिक धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर नारी की सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में यह स्थिति कुछ विपरीत ही दिखाई पड़ती है। परंतु यह जो व्यवहार है वास्तव में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। व्यवहार में नारी वर्ग की जो अधीनता है आज भी बनी हुई है। शासन सत्ता का अधिकार आज भी पुरुषों के हाथों में है और इस स्थिति में जो नारी है उसको धार्मिक क्षेत्र में निर्णय एवं सहभागिता का जो अधिकार है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार 3 नंबर के अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा आदि कहने का जो अधिकार है वह पुरुष वर्ग को ही सौंपा गया है, परंतु वर्तमान समय में कुछ स्त्रियां इस कार्य को संपन्न कर रही हैं। इस प्रकार की स्थिति में नारी की धार्मिक क्षेत्र में सहभागिता एवं निर्णय स्थिति का सर्वोत्तम रूप आज विकसित होने लगा है। इसी प्रकार 4 नंबर में धार्मिक क्षेत्र में नारी धर्म का जो रूप है व्यापक बताया गया है। धार्मिक क्षेत्र में नारी धर्म का रूप व्यापक बताया गया है। उसके द्वारा सभी क्षेत्रों में त्याग करने की योजना निर्मित की गई है, अर्थात नारी दया और त्याग की मूर्ति है, कोमल स्वभाव की है, अतः इसमें सहनशीलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार जो धार्मिक क्षेत्र में नारी का जीवन जो है त्याग में ही व्यतीत हो जाता है और अधिकार जो है पुरुष वर्ग के पास रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कल्पना नहीं की जा सकती कि नारी की सहभागिता और निर्णय की संबंधी जो योजना है वह सर्वोत्तम भी बन सकती है। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में नारी धर्म को व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। उसके द्वारा सभी क्षेत्रों में त्याग करने की योजना निर्मित कर दी गई है और धार्मिक क्षेत्र में नारी का जो जीवन है वह त्याग में ही व्यतीत हो जाता है। तो जो अधिकार हैं पुरुष वर्ग के पास ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि नारी की सहभागिता और निर्णय की स्थिति सर्वोत्तम भी हो सकती है। इसी प्रकार 5 नंबर में धार्मिक क्षेत्र में नारी सहभागिता एवं निर्णय की स्थिति को सीमित रूप में देखा गया है। धार्मिक क्षेत्र में नारी सहभागिता एवं निर्णय की स्थिति को सीमित रूप में रखा गया है।
पुरुष को पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुनः विवाह करने का अधिकार तो दिया गया है, परंतु पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पुनर्विवाह करने की आज्ञा उसे नहीं दी गई है तथा पति की मृत्यु के बाद उसे सरल सादा जीवन व्यतीत करने को कहा जाता है। शुभ कार्यों में जाना उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार की अनेक जो विसंगतियां हैं वह धार्मिक क्षेत्र में आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती हैं। विशेषतः अशिक्षित समाजों में विधवाओं की दशा काफ़ी खराब हो जाती है, जिससे नारी की सहभागिता एवं निर्णय की जो स्थिति है वह नगण्य ही रहती है। तो इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय संबंधी जो भूमिका है वह नाम मात्र की है। इस क्षेत्र में भी पुरुष वर्ग को महत्वपूर्ण अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं तथा स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय के संबंध में क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय के संबंध में जो स्थिति है वह आज भी शोचनीय रही है। तो सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय की जो स्थिति है वह शोचनीय रही है। आज भी भारतीय समाज में पुरुष वर्ग की अधीनता किसी न किसी रूप में स्त्रियों को स्वीकार करनी ही पड़ती है। तो सामाजिक क्षेत्र में भी जो स्त्रियां हैं पुरुषों के अधीन रहकर कार्य करती हैं। विशेषतः ग्रामीण समाजों के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा पाई जाती है, जहां पर स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने, बच्चों को संभालने का कार्य सौंपा जाता है और उसका पूरा दिन घर गृहस्थी को संभालने और बच्चों की देखरेख में ही व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक परंपराओं और गतिविधियों के विश्लेषण में स्त्रियों की योजना और निर्णय संबंधी जो योजना है वह भी नगण्य दृष्टिगोचर हमें दिखाई पड़ती है। स्त्रियों द्वारा इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार स्त्रियों की योजना, निर्माण एवं निर्णय की सहभागिता की स्थिति कुछ इस प्रकार रही है। जैसे कि नंबर 1, तो सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता और निर्णय कुछ इस प्रकार है। जैसे कि नंबर 1, सामाजिक परंपराओं में स्त्री की स्थिति को निम्न दिखाया गया है। सामाजिक परंपराओं में स्त्रियों की स्थिति को निम्न रूप से दर्शाया गया है। जैसे कि विवाह में कन्या का दान देते समय कन्या के पक्ष को, वर पक्ष को दहेज देना पड़ता है, जबकि यह एक अनुचित परंपरा है। दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है। इसके कारण न जाने कितनी बहू बेटियों को ससुराल पक्ष वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। माता पिता को अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर दहेज देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है तथा इससे माता पिता कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। इससे निर्धनता में वृद्धि होती है। बहू बेटियों को दहेज के कारण वर पक्ष के द्वारा कई बार जला भी दिया जाता है तथा उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अतः दहेज प्रथा की परंपरा समाज के लिए कलंक है। अतः इसका समापन होना अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष वर्ग के
मन में यह भावना जागृत हो जाती है कि वह उच्च स्तरीय है, अर्थात धर्म के द्वारा भी यह प्रथा स्वीकार की गई है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट दिया जाए। लेकिन यह जो प्रथा है इसने वर्तमान में दहेज प्रथा का रूप धारण कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की दशा काफ़ी खराब हो जाती है। तो इससे पुरुष वर्ग के मन में यह भावना जागृत हो जाती है कि वह उच्च स्तरीय है। उसकी स्थिति के कारण ही नारी की योजना एवं निर्णय में सहभागिता जो है नगण्य हो जाती है। और इसके साथ साथ उसकी स्थिति के कारण जो नारी है उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष के मन में अहम जागृत रहता है, अतः वह अपनी शासन सत्ता को बनाए रखना चाहता है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण योजना के निर्माण और निर्णय में पुरुष वर्ग को ही महत्व प्रदान किया जाता है। स्त्रियों की जो भूमिका है वह नगण्य ही रहती है। इसी प्रकार नंबर 2 पर है, समाज में पुरुषों की स्थिति को स्त्रियों से सदैव ही उच्च माना गया है और पुरुष की आज्ञा न मानने पर समाज में नारी को अमर्यादित आचरण करने वाली महिला के रूप में दर्शाया जाता है। तो हमारे समाज के अंदर आज भी पुरुष प्रधान वर्ग की सत्ता रही है और स्त्रियों को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक बताया गया है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन न करती हो उसे समाज में अमर्यादित कहा जाता है, जबकि पुरुष नारी की आज्ञा का अगर पालन नहीं करता है तो उसके लिए इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो इसके कारण महिलाओं की दशा काफ़ी निम्न हो जाती है और स्त्रियों की योजना निर्माण एवं निर्णय में जो सहभागिता है वह नगण्य ही रहती है। इसी श्रृंखला में तीसरा नंबर पे है, समाज में अनेक व्रत पुरुष की लंबी आयु के लिए पत्नी के द्वारा रखे जाते हैं। इसमें विशेष तौर पे करवा चौथ का व्रत जो कि पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन स्त्रियां बिना कुछ खाए पिए शाम चांद निकलने से पहले तक भूखी रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी व्रत पुरुषों के लिए नहीं बना है जो कि वह अपनी पत्नियों के लिए रख पाए। तो इस प्रकार का जो विभेद है यह नारी की निम्न स्थिति को स्पष्ट करता है और इस प्रकार स्त्रियों की जो सहभागिता है वह नगण्य हो जाती है। 4 नंबर पे, समाज में सदैव ही स्त्रियों को सहनशील, त्याग, सेवा भाव की इनसे उपेक्षा की गई है। वह घर में सभी को भोजन करवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करती है। स्वयं भूखी रहकर भी अपने परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, परंतु कभी भी उसके द्वारा भोजन अगर पहले कर लिया जाता है तो वह उसको एक अपराध सा लगने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति में नारी सहभागिता की जो स्थिति है वह नगण्य हो जाती है। 5 नंबर पे, समाज में समस्त कर्तव्य स्त्रियों के लिए ही निर्मित किए गए हैं, जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करना,
अपने पति, सास, ससुर की सेवा करना, अतिथियों का आदर सत्कार करना आदि जो कार्य हैं स्त्रियों को सौंपे गए हैं। इसके साथ साथ समस्त महत्वपूर्ण अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार पुरुष वर्ग के पास रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में नारी सहभागिता की जो स्थिति है वह नगण्य हो जाती है। तो समाज में जितने भी कर्तव्य उत्तरदायित्व है वह अधिकतर स्त्रियों को सौंपे गए हैं, जबकि पुरुष को महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं। इसके कारण सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता और निर्णय की जो भूमिका है वह नगण्य ही रहती है। तो कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में नारी की योजना निर्माण एवं निर्णय की सहभागिता का अगर विश्लेषण किया जाए तो नारी की सहभागिता जो है लगभग नगण्य ही है। लेखकों के द्वारा कुछ परिवारों की स्त्रियों से प्रश्न पूछा गया कि घर परिवार की योजना और निर्णय के विकास में स्त्री पुरुष में किसका योगदान अधिक रहता है, तो सभी स्त्रियों ने पुरुषों को ही प्रमुख स्थान दिया है। तो यह बात इस ओर संकेत करती है कि नारी ने अपने मन में यह तथ्य स्वीकार कर लिया है कि पुरुष को ही प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इस स्थिति में यदि सरकार या फिर समाजसेवी संस्थाएं नारी सहभागिता का दावा करती भी हैं तो वह निरर्थक ही जान पड़ता है। आज की नारी अधिकांश क्षेत्रों में पुरुषों के अधीन कार्य करती है। इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें नारी को आगे आना होगा। इसके लिए स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, नारी को उसके अधिकारों के बारे में जागृति उत्पन्न की जाए, जिससे कि नारी पुरुषों के समान कार्य कर पाए तथा अपने और अपने परिवार के विकास में अपना मुख्य योगदान दे पाए। तो इस प्रकार समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका के संबंध में जो क्षेत्र है जहां नारी की भूमिका नगण्य ही दर्शाई गई है, चाहे वो क्षेत्र पारिवारिक हो, शैक्षिक हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या फिर सामाजिक, तो इन क्षेत्रों में महिलाओं की जो योजना निर्माण है निर्णय संबंधी भूमिका जो है नामात्र की है। इसके लिए स्वयं स्त्रियों को प्रयास करने होंगे तथा शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पे खड़ा होकर वह समाज में अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकती है तथा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता के न्यूनतम स्तर के क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता के न्यूनतम स्तर के जो कारण हैं वो संक्षेप में आपको आज बता देते हैं, कल इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। जैसा कि नारी जागरूकता का अभाव योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता के न्यूनतम स्तर का एक मुख्य कारण रहा है। इसी प्रकार पुरुष प्रधान समाज, पुरुष का आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव, इसके अलावा धार्मिक कारण, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, समाज में सकारात्मक सोच का प्रभाव, नारी की सहनशीलता, नारी का कोमल व्यवहार, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव, व्यापक सोच का अभाव, नैतिकता का अभाव और पुरुष की आक्रामक प्रवृत्ति जो है वह योजना एवं निर्णय में महिला सहभागिता जो है इसके का न्यून स्तर इसका बना रहता है।
इसके बारे में जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।